प्रिय बच्चों, कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान विषय में पिछले दिनों हम लोग सजीवों में पोषण नामक चौथे पाठ का अध्ययन कर रहे थे और इसका एक भाग हम लोगों ने देखा कि सजीवों में पोषण किस तरह से होता है। अभी तक हम लोगों ने वनस्पतियों के विषय में जानकारी प्राप्त की कि वनस्पतियाँ अपना पोषण किस तरह से प्राप्त करती हैं, किस तरह से उनकी जड़ों से अथवा पौधे के विभिन्न अंगों में परिवर्तन के कारण विभिन्न पोषक तत्व उनको प्राप्त हो पाते हैं। आज हम उसके बाद देखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने मृतोपजीवी वनस्पतियों में पोषण कैसे प्राप्त होता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त किए थे। अब देखेंगे मुख्य रूप से पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे हो, मुख्य पोषक तत्वों में जो वनस्पतियों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और यदि ये पोषक तत्व उचित मात्रा में उनको नहीं मिल पाते तो निश्चित रूप से पौधों का उचित विकास नहीं हो पाता। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन या लौह, मैग्नीज और जिंक। ये बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। तो इन सब के कार्य और इनके अभाव के कारण कौन कौन से परिणाम होते हैं इसको भी आप स्क्रीन पर अच्छी तरह साफ साफ देख रहे हैं। अर्थात यदि पौधों में उचित विकास नहीं हो रहा है तो हमें देखना होता है कि उनको कौन कौन से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं और उन पोषक तत्वों की कमी दूर करके हम पौधों का उचित विकास कर सकते हैं, या उनके उचित विकास न होने का कारण समझ करके फिर उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आज हम वनस्पतियों के बाद देखेंगे प्राणियों में पोषण किस तरह से होता है। तो प्राणियों में पोषण इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और प्राणी किस तरह से अन्न ग्रहण करते हैं, अर्थात अन्न ग्रहण करने की पद्धति और शरीर में होने वाले उनके उपयोग, अर्थात अन्न का शरीर में क्या कैसे उपयोग होता है। तो जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, मुख्य रूप से भोजन में क्या होता है, जब भी हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन के घटक रक्त में जाकर मिलते हैं और वह रक्त विभिन्न अंगों में जाकर के हृदय उन रक्तों की आपूर्ति करता है और इन रक्त की आपूर्ति से हमारा दैनिक जीवन में हमारे विभिन्न क्रियाकलाप होते रहते हैं। अब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह उसी रूप में रक्त में नहीं मिलता, बल्कि उसके जो पोषक तत्व होते हैं वे हमारे रक्त में मिलते हैं। तो पोषण क्रिया जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है और पोषण से जो कुछ निकृष्ट पदार्थ बचा हुआ रहता है वो उत्सर्जन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो भोजन के जो सोपान होते हैं वह मुख्य रूप से 5 सोपान माने गए हैं। अर्थात सबसे पहले अन्न का ग्रहण करना, उसके बाद उसका पाचन होता है, अर्थात भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं पाचन। उसके बाद अवशोषण, जब वह घुलनशील हो जाता है अर्थात पानी में घुल जाता है तो उसका अवशोषण होता है और अवशोषण होकर वह रक्त में जाकर मिलता है। इसके बाद स्वांगीकरण, अब उसमें अवशोषित जो घुलनशील पोषक तत्वों का शरीर कोशिकाओं ऊतकों में परिवहन और ऊर्जा निर्मित होती है, इसे कहते हैं स्वांगीकरण अर्थात असिमिलेशन। डाइजेशन, सबसे पहले अन्न ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, स्वांगीकरण, और उत्सर्जन अर्थात अपचित और अशोषित अन्न पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं उत्सर्जन। तो देखिए सामान्यतः दैनिक जीवन में आप देखे होंगे कि भोजन किस तरह से ग्रहण किया जाता है। जैसे गाय है तो गाय क्या क्या खाती है, गाय क्या खाती है, उसका भोजन मुख्य रूप से क्या है? भूसा, घास और
जो अन्य पदार्थ दिए जाते हैं उसको खाती है। मुख्य रूप से उसका घास और भूसा भोजन है। अब वह भोजन का पद्धति क्या होती है? गाय को कभी देखा है आपने? गाय पहले भोजन अपना भूसा या जो भी भोजन उसे होता है वह खा लेती है। उसके बाद एक जगह बैठ करके वह पागुर करती है, अर्थात मुंह में एक बार भोजन ले लेती है, उसके बाद फिर से उसके थोड़े थोड़े निवाले मुंह में आकर के पागुर करती है और फिर उसको वह पचने के लिए पेट में जाता है। मेढक मेढक कैसे होता है? मेढक जो है यह विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को खा करके अपना जीवन यापन करता है और छोटे जीवों को, और इन कीड़े मकोड़ों क्या करता है वो सीधे सीधे निगल जाता है, बिना चबाए निगल जाता है। गाय जो है वह भोजन को चबाती है। गाय को चबाने वाले दांत होते हैं गाय के मुंह में, इसलिए वह उसको चबाती है, लेकिन मेढक में से चबाने वाले दांत नहीं होते। इस तरह से और तरह तरह की विधियां हैं, जैसे खुरचना, चुभलाना, चूसना। इन विधियों से भी विभिन्न प्राणियों में भोजन ग्रहण की पद्धति पाई जाती है। अब कुछ प्राणी होते हैं जो संभोजी पद्धति होते हैं। संभोजी पद्धति, प्राणी संभोजी पद्धति अर्थात बहुत सारे ऐसे छोटे पद्धति होते हैं, प्राणी होते हैं जिनमें भोजन करने के लिए विभिन्न विशेष प्रकार के अंग नहीं होते। जैसे एक प्राणी हम चर्चा करेंगे, अमीबा। तो अमीबा में हाथ मुंह जैसे अलग अलग अंग नहीं होते, उसको नाक कान अलग अलग अंग नहीं होते। तो वह क्योंकि एक कोशिकीय सजीव प्राणी है, और इस प्राणी में वो अपने शरीर की कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है। अर्थात जो बाहरी दीवार है, आप देखो इस आकृति में एक ये देखिए केंद्रक अमीबा है, और अमीबा में यह लाल रंग का भोजन का कण है। अब ये क्या करता है, जैसे जैसे थोड़ा आगे जाएगा तो इसके बाहरी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका कला है, यह कोशिका कला भोजन के चारों ओर अपना एक अस्तर बना लेती है। फिर क्या होती है, कोशिका कला आगे जा कर के मिल जाती है, भोजन का कण उसके अंदर हो जाता है, और इसके बाद भोजन उस कोशिका के अंदर आ जाता है, जिसको वह ग्रहण करती है, उसको तत्वों को यह कोशिका प्राप्त करती है। यह एक प्रकार ये भी है जिसमें अर्थात अमीबा एक कोशिकीय प्राणी भोजन को कैसे ग्रहण करता है। इस आकृति को देख लो बहुत अच्छी तरह से। भोजन ग्रहण करने के लिए इसमें अमीबा में किसी अलग अंग की आवश्यकता नहीं होती, अंग होता ही नहीं उसमें। इस तरह से अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम जैसे कोशिकीय प्राणी में इस तरह से पोषण होता है। जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, सामान्यतः बहुकोशिकीय प्राणियों को मुंह होता है, मुंह द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो जैसे कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुखावयव होते हैं, जैसे तिलचट्टा, टिड्डे में कुतरने वाले कीटकों के जबड़े में जैसे मुखावयव महत्वपूर्ण होते हैं। तितली कैसे भोजन ग्रहण करती है? इसके मुंह जो होता है इसका नली जैसे या सूंड का जैसा बन जाता है, यह इससे फूलों के रसों का उपयोग कर देती है। मच्छर, खटमल, सुई जैसे मुखावयव का चुभने काटने के लिए और उसी नली से मुखावयव का रक्त या रस चूसने के लिए उपयोग करते हैं। अर्थात उनके मुख में एक नली जैसी आकृति हो जाती है जिससे वह रक्त चूसते हैं। तो प्राणियों में अलग से भोजन ग्रहण करने के अंग होते हैं विविध रूपों में। अब आप देखिए यहाँ पर प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इनको अपनी कॉपी में इनका नाम लिख करके तुम बता सकते हो कि कैसे कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। मनुष्य है, अपने मुँह से भोजन करता है, अर्थात उसको काटता है, चबाता है, फिर निगलता है। यहीं पर मनुष्य जो है वो मुख्य रूप से शाकाहारी प्राणी है। यहाँ पर तोता देख रहे हो, तोता है, यह विभिन्न प्रकार के फलों को खाता है और कुतर करके उसे निगल लेता है। इस तरह से गिरगिट, एक प्राणी ऊपर देख रहे हो, गिरगिट है। गिरगिट क्या करता है, इसकी जीभ लंबी और लसलसी होती है। वह किसी कीड़े मकोड़ों को देखते ही उस पर झपट्टा मारता है और जीभ से लेकर के उसे मुंह में निकल जाता है। रेप्टाइल प्राणी है, अर्थात रेंगने वाला प्राणी है। इसकी जीभ जो है वह आगे जुड़ी होती है और पीछे की जीभ स्वतंत्र होती है।
इस तरह से यह जैसे कीड़े को देखेगा, उसकी जीभ, लसर सी जीभ कीड़े तक जाएगी और कीड़े को वो निगल लेगा। इस तरह से शेर देख रहे हो, शेर के बगल में आप देख रहे हो बगुला, गिद्ध अपना भोजन, सड़े गले भोजन को खाता है। तो सब जितने प्राणी हैं सबके भोजन करने की अलग अलग विधियां होती हैं, लेकिन अधिकतर सभी प्राणी जो बहुकोषीय प्राणी हैं वो मुंह से भोजन करते हैं, मुंह से अपना अन्न ग्रहण करते हैं। अब मुख्य रूप से भोजन करने के लिए प्राणियों को तीन प्रकार में बांटा जा सकता है। एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वभक्षी। शाकाहारी प्राणी कौन से प्राणी होते हैं? वे सभी प्राणी जो अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से पेड़ पौधों पर आधारित होते हैं, अर्थात जो पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों को, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज इत्यादि खाकर जीवन यापन करते हैं, वो सब शाकाहारी प्राणी कहते हैं। शाकाहारी प्राणी अर्थात वनस्पतियों पर मुख्य रूप से आधारित होते हैं। मांसाहारी प्राणी, यह मांसाहारी प्राणी अपने भोजन के लिए विभिन्न प्राणियों पर आधारित होते हैं, अर्थात विभिन्न प्राणियों के अवयव खाते हैं। और लेकिन कैसे प्राणियों को खाते हैं, के मांस को खाते हैं? ऐसे प्राणी के जो प्राणी खुद शाकाहारी होते हैं, अर्थात शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले और कीटकों को खाने वाले जितने प्राणी होते हैं उन्हें कहा जाता है मांसाहारी प्राणी। उसके बाद आ जाता है सर्वभक्षी प्राणी। सर्वभक्षी प्राणी में ऐसे प्राणी होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी, अर्थात पेड़ पौधे के अंगों को भी खाते हैं और मांस मछली भी का उपयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वभक्षी प्राणी। जैसे बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य भी, वही मैंने बताया मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, हमारे शरीर रचना शाकाहारी प्राणी जैसी हुई है, किंतु कुछ मनुष्य मांसाहार भी करते हैं, तो उनको सर्वभक्षी प्राणियों के अंतर्गत लिया जाता है। इसी तरह कुछ और अन्य प्राणी भी पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है सफाई करता प्राणी। सफाई करता प्राणी अर्थात ऐसे प्राणी जो मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे लकड़बग्घा, गिद्ध, कौआ, ये सब प्राणी कैसे, इनको सफाई करता प्राणी कहते हैं। यद्यपि ये भी सर्वभक्षी प्राणियों के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इनको सफाई करता प्राणी के नाम से भी जानते हैं। और कुछ प्राणी होते हैं वो छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया, जो विघटन का काम करते हैं, अर्थात सब प्राणियों के सड़ने गलने के बाद उनका विघटन कर देते हैं, मृत प्राणियों के शरीर अवयवों से तथा कुछ पदार्थों को विघटन कर उनसे अन्न प्राप्त करते हैं, उस पर जीवित रहते हैं। और यह विघटन जो होता है सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। और इसमें हम देखते हैं कुछ प्राणी होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी अर्थात ऐसे प्राणी, कुछ कीटक, एक कोषीय सूक्ष्म जीव मृत शरीर से आसपास के द्रव रूप से इंद्रिय पदार्थों को अवशोषित कर उसका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं, इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मकड़ी, चींटी, मक्खी, ये सब क्या खाते हैं? यह सब सामान्यतः जो दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं उनके मृत शरीर से या आसपास से पदार्थों को अवशोषित कर उनका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। उस तरह से परजीवी पोषण जो होता है, अर्थात जो जीव दूसरों पर आधारित होते हैं, उन्हें परजीवी वनस्पति में अमरबेल का नाम लिया था, बताया था आपको। उस तरह से कुछ परजीवी प्राणी भी होते हैं जो दूसरों के ऊपर आधारित होते हैं और उस पर आधारित रहकर के अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे आप देखोगे कुत्ता या भैंस या और छोटे प्राणी देखे होंगे, उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे कीटक रहते हैं जो उनके खून को चूस करके अपना जीवन यापन करते रहते हैं। अब कुछ ऐसे जीव होते हैं परजीवी प्राणी जो पेट के अंदर रहते हैं, जैसे कृमि की बात हम कहते हैं कि कुछ कृमि ऐसा होता है जो पेट के अंदर, छोटे बच्चों के पेट में देखते होंगे कीड़े पाए जाते हैं और वे बच्चों का पोषण
जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनको पोषण सीधे उनके शरीर विकास में नहीं लग पाता। तब क्या होता है, वे पेट में रहने वाले कीड़े अर्थात जो भोजन बच्चा ग्रहण करता है उसको अंदर से ही वो उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और उसके पोषक तत्व तो बच्चों को प्राप्त नहीं हो पाते। तो इन सबको कहते हैं ऐसे कहते हैं परजीवी पोषण। उसके बाद कुछ परजीवी अंदर होते हैं जिसे कृमि मैंने बताया, कुछ परजीवी होते हैं जो बाहर रहते हैं, उनको बाह्य परजीवी कहते हैं। तो बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं जैसे किलनी, खटमल, जूं क्या करती है, जूं क्या खाती है, वह खून खाती है, खून पीती है, लेकिन कहाँ से, मनुष्य के सिर में जाती है और वह चिपकी रहेगी। फिर मनुष्य के खून क्या है, खून बना बनाया भोजन है, अर्थात उसमें सभी पोषक तत्व घुले हुए होते हैं, उस पर वो आधारित होती है। इस तरह से खटमल निकल कर मनुष्यों का खून चूसता है और उससे जीवित रहता है। किलनी कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, इन पशुओं पर त्वचा के ऊपर लटकी रहती है और उनके खून को चूस करके ये अपना जीवन यापन करती है। इसको हम इन सब को कहते हैं परजीवी जीव कहते हैं। उस तरह से पट्टकृमि या गोलकृमि हमारे शरीर के अंदर रहती है, उनको अंतःपरजीवी पोषण कहते हैं। बाह्य परजीवी पोषण, अंतःपरजीवी पोषण। तो बाह्य परजीवी पोषण का मतलब जैसे किलनी, खटमल, जूं इत्यादि बाह्य परजीवी हैं, और अंतःपरजीवी जो होते हैं वह पट्टकृमि या गोलकृमि जो शरीर के अंदर आंतों में रहता है और आंतों में रह करके वह प्राणी से पोषण प्राप्त करता रहता है। आज इस चौथे पाठ के अर्थात सजीवों के पोषण नामक पाठ के दूसरे और अंतिम भाग में हम लोगों ने इसको देखा। अब इस पर आधारित प्रश्न उत्तर, इसको यह पार्ट और इसका पहला भाग आप अच्छी तरह से एक बार दो बार फिर से सुन लेंगे, फिर इस पर आधारित हम प्रश्न देंगे और उनका उत्तर कैसे हल किया जाएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।